नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं सुनील शर्मा आपके सामने हॉब्स से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को लेकर इस वीडियो को बनाने के लिए आया हूं। साथियों, कई बार हॉब्स को वैसे तो हम सब लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और उसके राजनीतिक सिद्धांतों को समझते हुए, जैसा कि हमने उनके राज्य के सिद्धांत के बारे में और उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, तो एक छवि हमारे सामने जो हॉब्स की निकल कर आती है कि वो एक ऐसी निरंकुश प्रभुसत्ता की स्थापना करते हैं जिसकी कल्पना जो है वो कहीं जीन बोधा भी नहीं कर पाए थे। यानी कि उससे आगे निकलकर जो है हमारे सामने हॉब्स आते हैं और हॉब्स अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना करते समय हमें भी पता है कि उनके सामाजिक समझौते से ही उनके इस निरंकुश राज सत्ता की स्थापना का रास्ता निकलकर आता है, क्योंकि उसके अंदर पूर्ण रूप से जब समझौता होता है तो वो सारे व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से अपने सारे अधिकार और जो प्राकृतिक अधिकार और शक्तियां हैं, वो ये कहते हैं कि हम एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सभा को समर्पित करते हैं और इसके सारे कार्यों को मान्यता देते हैं और वो एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। यानी कि वहां पर जो वो दूसरे दल के रूप में भी व्यक्ति स्वयं ही है, वहां पर समझौते का भाग ना होने के कारण जो है संप्रभु को एक निरंकुश शक्ति, क्योंकि वह एक बाहर से लाई गई शक्ति है जो प्राकृतिक मनुष्य की पाश्विक शक्तियों को नियंत्रण कर सके और उससे अधिक शक्ति का प्रयोग कर सके, इसलिए वो समझौते से बाहर रहती है। तो ऐसा एक आवरण हमारे सामने हॉब्स के विचारों का निकल कर आता है कि उसने एक निरंकुश संप्रभु सत्ता की शक्ति का प्रतिपादन किया है, तो वह एक बहुत बड़े निरंकुशतावादी है। और सही मायने में यह बात हमारे सामने तर्कपूर्ण रूप से भी सिद्ध हो जाती है कि जीन बोधा जो कि संप्रभु सत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं आधुनिक युग में, वो लेकिन कुछ सीमाओं को, तीन सीमाओं को जो है संप्रभु के ऊपर लगाते हैं, लेकिन हॉब्स उन सीमाओं को हटाते हुए उसके ऊपर से सारे अंकुशों को हटाकर एक निरंकुश संप्रभु सत्ता की स्थापना करते हैं। तो इस रूप में हॉब्स जो है एक निरंकुशतावादी के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं और उनका जो संप्रभु है वो पूर्ण रूप से एक निरंकुश संप्रभु का जो है चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसकी जो शक्तियां हैं वे अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि वो समझौते का भाग नहीं होते समय उसके ऊपर किसी प्रकार का जो अंकुश नहीं है, तो वो संपूर्ण शक्तियों का अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में वह स्थायी है, उसको जो है किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। ये मैं बता चुका था कि एक बार समझौता जब हो जाता है तो वो समझौता स्थायी और अटल है, राजा को हटाया नहीं जा सकता। उसकी शक्तियां अविभाज्य हैं, यानी कि कोई बांट नहीं सकता है, किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। वह सर्वोच्च है, सर्वव्यापक है, यानी कि कुछ भी उसकी परिधि से बाहर की चीज नहीं है। वह अपने आप में एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में हमारे सामने काम करता है और वो प्रभु सत्ता संपन्न व्यक्ति अथवा संस्था ही सभी विधियों और संधियों और युद्धों के स्रोत है। यानी कि अगर कोई नया नियम बनाना है, कानून बनाना है, कोई विधि का निर्माण करना है, किसी दूसरे देश के साथ संधि करनी है, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करनी है, तो वो सारी शक्तियां अपने आप में जो है वो एकमात्र स्रोत उनका जो है संप्रभु है। और इसी आधार पर जो है वो हॉब्स कहता है कि उसके किसी कार्य को, क्योंकि वह जनता के हित के लिए, उसके जीवन के लिए काम कर रहा है, उसके किसी भी कार्य को अन्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। वैसे हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं, तो संक्षेप में जो है हमने बताया है कि किस प्रकार से ये जो शक्तियां यहां पर देखकर कि प्रभु सत्ता संपूर्ण है, स्थायी है, वाज्य है, हस्तांतरणीय है, सर्वोच्च है, सर्वव्यापक है, विधि, संधि और युद्ध का जो है वो स्रोत है और उसे अन्यायपूर्ण नहीं ठहराया जाता। हमारे सामने एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसा कैनवास खड़ा होता है जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि जो हॉब्स का जो विचार है संप्रभु सत्ता के बारे में, वो एक निरंकुश प्रभु सत्ता का है और वो उस व्यक्ति को जो प्राकृतिक अवस्था में निर्बाध जीवन जब अपना जीता था अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण भी,
और उसकी पार्श्विक शक्तियां भी वहां पर उसमें थी, उन शक्तियों को नियंत्रित करते हुए किसी तरीके से व्यक्ति को समझौते के दौरान पूर्ण रूप से निगल जाता है, यानी कि व्यक्ति उसके अंदर समाहित हो जाता है। और यह उसके समझौते की भाषा से भी नजर आता है कि मैं अपने स्वयं के स्वामी होने के अधिकार का परित्याग करता हूं और इस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सभा को अपने सारे अधिकार समर्पित करता हूं। शर्त यह है कि तुम भी ऐसा ही करो और इसके कार्यों को वैसी ही मान्यता प्रदान करो। ये जो भाषा निकल कर आती है, यहीं से निकल कर आता है कि व्यक्ति अपने सारे अधिकार जो है उस संप्रभु के सामने समर्पित कर देता है। लेकिन साथियों, फिर भी बहुत बार और बहुत सारे राजनीतिक विचारक व्यक्तिवाद के सबसे बड़े समर्थक के रूप में भी हॉब्स को मानते हैं कि ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में हॉब्स ऐसा पहला राजनीतिक विचारक है जो व्यक्तिवाद को, जो है इंडिविजुअलिज्म को, जो उदारवाद की जो प्रथम विशेषता के रूप में उभर कर आता है, क्योंकि पूरा का पूरा उदारवाद जो है वो व्यक्तिवाद और एक लिमिटेड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है। तो यहां पर कई बार हॉब्स को उदारवादियों की श्रेणी में मात्र इसलिए जो है वो रख लिया जाता है क्योंकि व्यक्तिवाद का समर्थक जो है हॉब्स से बड़ा कोई नहीं है। साथियों, आज उन बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हॉब्स के व्यक्तिवाद के जो है विचार हमारे सामने निकल कर आते हैं और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि सही मायने में क्या हॉब्स एक निरंकुशवादी है या कि हॉब्स एक व्यक्तिवादी है। और इसी को लेकर जो है एक डिबेट जो पूरे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में चलती है कि हॉब्स व्यक्तिवादी है या निरंकुशतावादी है। साथियों, इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मेरे विचार में और बहुत सारे राजनीतिक विचारकों के जैसे कि बात कर चुके हैं कि व्यक्तिवाद हॉब्स के विचारों में कूट कूट कर भरा हुआ है। यानी कि आप एक स्थान भी ऐसा नहीं पाएंगे जो कि व्यक्तिवाद से प्रभावित ना हो, जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को नष्ट कर दिया गया हो। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में चाहे वह अपनी दानवी शक्तियों का प्रयोग वह एकांकी रूप से रहता है, और इसलिए हॉब्स ने वहां पर मनुष्य की जो सबसे पहली पहचान बताई है वह एकांकी है, क्योंकि वह अपनी उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं लेना चाहता। वह बिल्कुल एकांकी है, वह स्वार्थी है, वह स्वयं की सिद्धि के लिए काम करता है और वह एक सर्वग्राही पिशाच के समान है। वह किसी सामूहिकता के लिए उस सर्वग्राही पिशाच नहीं है, वो सर्वग्राही पिशाच केवल अपने लिए अच्छी चीजों की जो है वो प्रतिस्थापना, अपने लिए अच्छी चीजों की पूर्ति करने के लिए करता है। और समझौता करते समय भी इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब हम उसकी भाषा समझौते की समझेंगे, उस कोटेशन को देखेंगे, तो उसमें समझौता करते समय भी, यानी समझौते से पूर्व भी और समझौता करते समय भी यही बात निकल कर आती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामूहिक स्थिति या समाज के सामने लॉक और रूसों की तरह नहीं आता है। समझौता करते समय प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समझौता करता है व्यक्तिगत रूप से कि मैं अपने अधिकार और स्वतंत्रताएं छोड़ता हूं जो प्राकृतिक है, आप भी ऐसा ही करें। और सब लोग व्यक्तिगत रूप से ये जो है समझौता करते हुए नजर आते हैं, और समझौता होने के बाद भी वे लोग किसी सामूहिक स्थिति को प्राप्त नहीं होते हैं। समझौता होने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक इकाई के रूप में काम करता है। साथियों, ये आप लोगों को अब आने वाले कुछ बिंदुओं में मैं थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आशा करूंगा कि आप लोगों को ये बात जो है स्पष्ट कर पाऊं मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो व्यक्तिवाद के कुछ तत्वों का हम यहां पर जो है विचार कर लेते हैं, क्योंकि संप्रभुसत्ता के विचारों को हमने संक्षेप में यहां पर कहा है, तो यहां पर हम व्यक्तिवाद के विचारों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे। देखिए, पहला जो मुख्य बिंदु इसके विचार में निकल कर आता है
कि संप्रभु सत्ता की, संप्रभु की उत्पत्ति पाश्विक बल को नियंत्रित करने के लिए होती है। साथियों, यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी पाश्विक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह अपनी वासनाओं का उच्च कोटि का दास है और वह सब चीजों को अपने लिए हड़प लेना चाहता है और ये मानवीय शक्तियां नहीं है और इसी के कारण वह निरंतर एक मौत के भय में, क्योंकि उसका जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, यानी कि एक क्षण की भी उसको जो है गारंटी नहीं है कि वह जिंदा रह पाएगा। इस प्रकार के, और प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब माइट इज राइट की पोजीशन प्राकृतिक अवस्था में होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको लूट सकता है लूट ले और जिसको मार सकता है मार ले। इस प्रकार की पाश्विक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संप्रभु कहता है, हॉब्स कहता है कि संप्रभु की उत्पत्ति प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति के पाश्विक बल को नियंत्रित करने के लिए उत्पन्न हुई है, ना कि वह अपने स्वयं के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। और उसकी उत्पत्ति करने वाले कौन है? प्राकृतिक अवस्था में उस निरंकुश संप्रभु, क्योंकि उस मनुष्य की उन पाश्विक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उनसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली जो है सत्ता की और शक्ति की जरूरत थी। इसलिए अपनी पाश्विक शक्तियों के ऊपर नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक अवस्था का प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से समझौता करते हुए इस प्रकार के संप्रभु की जो है उत्पत्ति हमारे सामने करता है। तो पहला बिंदु इस बात की स्पष्टता करता है कि वह जो संप्रभु है वह किसी प्रकार की प्राकृतिक अवस्था, जैसे कि प्लेटो और अरस्तु ने बताई, प्राकृतिक संस्था के रूप में हमारे सामने नहीं है। और ना ही मध्यकाल के ईसाई धर्म के जो राज्य के सिद्धांत के आधार पर कि जो राज्य है वह ईश्वर का जो है पदार्पण है इस धरती के ऊपर, उस ईश्वरीय सिद्धांत के आधार पर भी नहीं है। स्वयं मनुष्य ने इस प्रकार के संप्रभु को जो है उत्तीर्ण किया है, उसका जो है निर्माण किया है स्वयं अपने द्वारा, अपनी ही पाश्विक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा बिंदु हमें यहां पर देखने को मिलता है कि निरंकुश संप्रभु लक्ष्य को पाने का एक साधन मात्र है। साथियों, लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन निरंतर खतरे में होता है और उसके संपत्ति को भी निरंतर जो है वो खतरा रहता है, क्योंकि वहां पर एक ही सिद्धांत चलता है, एक ही प्राकृतिक अधिकार है कि तुम जिसे लूट सकते हो लूट लो, तुम जिसे मार सकते हो मार लो। और इस अधिकार के तहत उनकी जान और माल दोनों पर निरंतर खतरा बना रहता है। अर्थात जो निरंकुश संप्रभु शक्ति की जो स्थापना की गई है, उनका लक्ष्य क्या था? तो वो जो हॉब्स कहता है कि उसकी तर्क बुद्धि के जो नियम है उसको अपनी आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि उसको आत्म संरक्षण के जो है वो शिक्षा, उसका रास्ता दिखाते हैं। और अपनी आत्म संरक्षण के लिए, आत्मरक्षा के लिए तर्क बुद्धि के नियमों से प्रभावित होकर मनुष्य स्वयं उस निरंकुश संप्रभु की स्थापना करता है। यानी कि वह निरंकुश संप्रभु अपने आप में साध्य नहीं है, वह मनुष्य के उस लक्ष्य जिसमें उसकी जान माल की सुरक्षा रह सके, उस लक्ष्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है। इन बिंदुओं पे ध्यान देने से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत सारे राजनीतिक विचारक जो इस बात को कहते हैं कि हॉब्स व्यक्तिवाद का समर्थक है, वो बात आपके सामने निकलकर आ जाएगी। हॉब्स इस संबंध में एक दो लाइनें कहते हैं, वो मैं बताता हूं कि हम समाज को इसलिए नहीं चाहते कि वह हमारा ध्येय है। ध्यान दीजिएगा कि हम समाज को इसलिए नहीं चाहते कि वह हमारा ध्येय है, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि उससे हमें कुछ सम्मान और लाभ प्राप्त होता है। सम्मान और लाभ प्राप्त होता है, यानी कि
समाज का जो निर्माण लोगों ने किया है वह अपने सम्मान, वैभव, कीर्ति और अपने लाभ की प्राप्ति के लिए किया है, और उस समाज की संरक्षण के लिए, उस समाज की सुरक्षा के लिए एक निरंकुश सत्ताधारी की स्थापना की गई है, और ये व्यक्तियों के द्वारा की गई है। तीसरा प्रमुख बिंदु जो हमारे सामने निकल कर आता है वह यह है कि निरंकुश अधिकारी यानी कि संप्रभु व्यक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। साथियों, ये बात मैं पहले बिंदुओं में भी कह चुका हूं कि निरंकुश संप्रभु, जिसके कारण बार बार हॉब्स पर यह आरोप लगता है कि वह व्यक्तिवादी नहीं होकर व्यक्ति को निगल जाता है, वह व्यक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग इस बात के लिए एग्रीमेंट पे, इस बात के लिए समझौते पर आते हैं व्यक्तिगत रूप से कि हम इस प्रकार की सत्ता की स्थापना करेंगे जो हमारी प्राकृतिक शक्ति को नियंत्रण में रख सके। और दूसरी बात, अगर इसको दार्शनिक आधार पर भी हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्रतिनिधि है, जो निरंकुश संप्रभु है, और जो जनता है, जो व्यक्ति है, प्रतिनिधि कभी भी अपने घटक को समाप्त नहीं कर सकता, उसको निगल नहीं सकता, क्योंकि उस घटक के कारण ही उस प्रतिनिधि की स्थापना सुनिश्चित करती है। और हॉब्स, लॉक, रूसो इस बात की स्थापना करते हैं व्यवहारिक रूप से, और कहते हैं कि जिस भी प्रकार की शासन व्यवस्था या सत्ता स्थापित की जाती है वह व्यक्तियों के द्वारा स्वयं ही स्थापित की जाती है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में यही बात कौटिल्य ने कही है, यही बात हॉब्स, लॉक, रूसो ने कही है। अगर दार्शनिक आधार इसका अगर देखें और सुकरात और प्लेटो की तरफ चले तो उन्होंने जो कहा है कि कला और कलाकार का जो संबंध है, यानी कि कलाकार कौन, जो संप्रभु है, और कला कौन, जो जनता है। कलाकार कभी भी अपनी कला के अहित में कार्य करता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी कि वह कितना ही निरंकुश क्यों ना हो जाए उस जनता को समाप्त नहीं कर सकता है। और हॉब्स तो उससे आगे बढ़कर हर एक स्थिति में, यानी कि समझौता होने से पूर्व भी या समझौता होने के बाद भी, हॉब्स व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थिति को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है। चौथा जो पॉइंट है, जीवन रक्षा का अधिकार। साथियों, इस बात का ध्यान रखिए कि प्राकृतिक अवस्था में चाहे व्यक्तियों ने अपने स्वयं के स्वामी होने के अधिकार और अपने सारे अन्य अधिकारों को एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समूह, जिसको संप्रभु, जिसको निरंकुश संप्रभु कहा गया है, उसको समर्पित कर दिए हैं, और उनके पास अपने अधिकार कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हॉब्स जीवन के अधिकार की स्वतंत्रता हर प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देता है, और वो इस बात की स्थापना करता है क्योंकि अगर समझौता होने के बाद भी व्यक्ति का जीवन और उसकी संपत्ति खतरे में रहेगी तो ऐसा समझौता किसी बात का, किसी काम का नहीं है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हॉब्स कहता है कि जब मेरे ऊपर बल प्रयोग हो तब बल प्रयोग द्वारा मैं अपनी रक्षा ना करूं, ऐसा प्रतिज्ञा पत्र निरर्थक है। यानी कि उसके कोई मायने नहीं है कि मेरे जान पर खतरा आ जाए और बल प्रयोग द्वारा मैं उसकी सुरक्षा ना कर पाऊं, ऐसा प्रतिज्ञा पत्र मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो है फिर प्राकृतिक अवस्था की तरफ बेशक लौटा जा सके अगर जीवन की गारंटी नहीं है तो। लेकिन हॉब्स जीवन के अधिकार समझौता होने के बाद भी लोगों के पास सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि जो निरंकुशता है जो हॉब्स के सिद्धांतों में दिखाई देती है, वह निरंकुशता केवल एक बाह्य शक्ति मात्र है। यानी कि कोई एक ऐसी आंतरिक चीज नहीं है, वह बाह्य है जिसका निर्माण स्वयं मनुष्यों ने किया, वह एक बाहरी शक्ति के रूप में है। साथियों, यहां पर ध्यान देकर बात बताना चाहता हूं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि यहां पर समझौता होने के बाद रूसों की तरह किसी सामूहिक समाज या सामूहिक इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है जिसके सामने व्यक्ति अपने सारे व्यक्तिगत अधिकारों को समर्पित कर देता है
और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है। सारी चीजें जो हैं वो सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में छोड़ दी जाती है और सामान्य इच्छा ही यह निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। हॉब्स इस प्रकार की व्यवस्था अपने समझौते के दौरान नहीं करता है। समझौते के बाद भी वह निरंकुशता को यानी कि निरंकुश संप्रभु को एक बाह्य शक्ति के रूप में एक जो है रखता है हमारे सामने, और किसी प्रकार से एक ऐसे समाज जो निगल जाने वाला समाज है, जो दूसरे पर अपनी मर्जी जबरदस्ती थोप सके, ऐसे किसी समाज की जो है स्थापना हमारे सामने नहीं करता है। तो इस आधार पर भी हम जानते हैं कि समझौते से पहले भी और समझौते के बाद भी वे व्यक्तिगत स्थिति को, जबकि रूसों में समझौते से पहले तो लोग अपनी व्यक्तिगत स्थिति में हैं, लेकिन समझौता होने के बाद लोग अपनी सामूहिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उनके वो व्यक्तिगत अधिकार सारे के सारे सामूहिक स्थिति को परिवर्तित हो जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं, लेकिन हॉब्स में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। देखिए साथियों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर प्लेटो, सुकरात और जो है अरस्तु की तरह या फिर मध्यकाल के जो है ईश्वरीय जो सिद्धांत की तरह राज्य को कोई एक सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में व्यक्तियों के ऊपर थोपा नहीं गया है। न ही प्लेटो और अरस्तु की तरह यह कहा गया है कि यह प्राकृतिक संस्था है और इसकी रक्षा करना अब व्यक्तियों का दायित्व है, क्योंकि यह व्यक्तियों की भलाई के लिए अस्तित्व में आया है। और ना ही ईश्वर को जो ना ही मध्यकाल के विचारों के आधार पर राज्य को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि उसका पदार्पण यहां पर जो पृथ्वी पर राज्य के रूप में दिखाया गया है, उस कॉन्सेप्ट में व्यक्ति को उसके सामने सरेंडर कर दिया गया। इसके विपरीत राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में दिखाया गया, जिसका निर्माण स्वयं मनुष्य करते हैं। और किस बात के लिए करते हैं? अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य ऐसी कृत्रिम संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और मनुष्य कभी भी कृत्रिम संस्थाओं का निर्माण करते समय ऐसी संस्था का निर्माण नहीं करेंगे जो उनको स्वयं ही समाहित कर ले या उनके अस्तित्व को खत्म कर दे। इसलिए वह राज्य अथवा निरंकुश प्रभु सत्ता एक कृत्रिम सत्ता होती है, ना कि एक प्राकृतिक या ईश्वरीय सत्ता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति एक इकाई के रूप में है। साथियों, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। समझौता होने से पूर्व, समझौता होते समय और समझौता होने के उपरांत भी प्रत्येक व्यक्ति एक इकाई के रूप में रहता है। वह किसी सामूहिकता को, यानी कि अपने किसी भी कार्य के लिए वह सामूहिक रूप से शासन के प्रति या समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से शासन के प्रति या समाज के प्रति जिम्मेदार है। यानी कि कोई किसी के ऊपर सामाजिक प्रतिबंध या सामूहिक प्रतिबंध जैसी चीज यहां पर राज्य जो है वो हॉब्स हमारे सामने नहीं दिखाता है। अगला जो बिंदु है वो यहां पर यह है कि जहां कानून मौन है वहां सब कुछ करने का अधिकार जो है वो हॉब्स देता है। देखिए, हॉब्स के सिद्धांत में जो राज्य की उत्पत्ति होती है वह लोगों के जान और माल की सुरक्षा की गारंटी के लिए होती है, और इसलिए लोग उसको सबसे जो प्राइमरी काम देते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और लोगों की जान और संपत्ति की स्थापना करने के लिए, जान और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए संप्रभु की स्थापना की जाती है। तो वहां पर एक गुंजाइश रहती है, वहां पर यह कहता है कि जहां कानून मौन है व्यक्ति को सब कुछ करने का अधिकार है। तो कहां कानून मौन है? लोगों को अधिकार है कि वह अपनी कला, साहित्य, व्यापार और शिक्षा, ऐसे कुछ क्षेत्रों में जहां पर ये व्यक्तिगत मामले माने गए हैं, निरंकुश
सत्ता के दौरान भी ये व्यक्तिगत मामले माने गए हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार की कला में पारंगत होता है, किस प्रकार का साहित्य वो पढ़ता है, क्योंकि यहाँ प्लेटो की तरह साहित्य पर राज्य के नियंत्रण का किसी प्रकार का जो है भाव हमारे सामने निकल कर नहीं आता है, और व्यापार करने की पूरी छूट यानी कि लाइसेंस-फेयर की सब कुछ बाजार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। किस प्रकार से बाजार तय होगा वो सिद्धांत भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को व्यक्ति अडॉप्ट करता है वो बात हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देती है। तो जहां कानून यानी कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से यहाँ पर निरंकुश जो है शासक निगल नहीं जाता है, जहां भी कानून मौन है वहां व्यक्ति सब कुछ करने की छूट यहां पर प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है बहुमत का अधिकार। देखिए, हॉब्स इस बात को स्थापित करता है कि राज्य की स्थापना हो जाने के बाद और संप्रभु के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह समझौता हमेशा अटल रहेगा, और अल्पमत जो कि वहां पर अराजकता फैलाना चाहता है किसी भी आधार पर, संख्या के आधार पर, और उस समझौते को नहीं मानते, तो नहीं मानने का मतलब है कि वे लोग वो कार्य कर रहे हैं कि लोग प्राकृतिक अवस्था में चले जाएं और अपना पाशविक जीवन जीने के लिए फिर से प्रस्तुत हों। लेकिन बहुमत को यहां पर हॉब्स अधिकार देकर चलता है कि बहुमत ये तय कर ले कि उनको समझौते के बाद निरंकुश शासन सत्ता में रहना है। इसलिए ये कहता है कि यह न्याय होगा कि अगर अल्पमत या थोड़े से व्यक्ति या एक व्यक्ति इस बात की गुंजाइश करता है कि उनको आगे जाना चाहिए, उस समझौते को तोड़ देना चाहिए, तो यहां पर बहुमत की बात करते हुए, क्योंकि व्यक्तियों के हित इसी बात में है और उनके सारे अधिकार इसी बात में सुरक्षित है कि वह समझौता बना रहे, और संप्रभु सत्ताधारी जिसको सारे अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी दी गई है, इन राइडर्स को जीवन रक्षा और चीजों को छोड़कर उसका बना रहना व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है। तो हॉब्स कहता है कि यह न्याय होगा कि वह अल्पमत को किसी तरीके से ताकत का प्रयोग करके या किसी भी तरीके से मनाए कि वो इस स्थिति को त्याग ना करे, अन्यथा यह न्याय होगा कि वह अल्पमत को समाप्त कर दिया जाए और समझौतों को स्थापित रखा जाए, ताकि व्यक्तियों को उस स्थिति में पुनः ना जाना पड़े जहां पर वह अपनी पाशविक जो है बल का प्रयोग करता है। और किस प्रकार तो साथियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने ये देखा है कि स्पष्ट रूप से जो हॉब्स की स्थिति है निरंकुशतावाद की और व्यक्तिवाद की, वो हमारे सामने कुछ ऐसे प्रस्तुत होती है कि जो देखने में तो ऊपर से बड़ा कठोर लगता है, लेकिन अंदर से जो पूरा का पूरा जो हॉब्स का सिद्धांत है वो एक बहुत ही मुलायम और व्यक्तिवादी सिद्धांत है। अगर इस आधार पर हम ये कहें कि हॉब्स का जो निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद है वो हमारे सामने एक नारियल के समान है, जो ऊपर से देखने में तो बहुत कठोर है, यानी कि उसकी निरंकुशता को जो बाहरी आवरण जो हमें दिखाई देता है वह एक कठोर नारियल के समान है, लेकिन जब उसको छीलकर हम अंदर से देखते हैं तो बहुत सॉफ्ट और मुलायम, मीठा और जो है मलाई की तरह होता है, जो कि उसका व्यक्तिवाद है। तो हॉब्स के अंदर निरंकुशतावाद की स्थापना करते समय भी वह व्यक्तिवाद किसी भी स्तर पर छुपा हुआ नहीं है। चाहे सामाजिक समझौता देखिए, चाहे संप्रभु देखिए, या संप्रभु के बाद होने वाली उन शक्तियों को जब बारीकी से विश्लेषण करेंगे, जिनमें से कुछ बिंदुओं के ऊपर मैंने यहां आपके सामने बात अपनी रखी है, तो हम देखेंगे कि निरंकुशतावाद के साथ साथ व्यक्तिवादी विचारक के रूप में हॉब्स हमारे सामने आते हैं, और सही मायने में उनका निरंकुशतावाद किसी आधार पर व्यक्तिवाद को समर्थन करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके बहुत सारे जो जिज्ञासाएं हैं उनको सुलझाने में मैंने प्रयास किया होगा।
अगर कोई बात आपकी रह गई हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।